हेलो दोस्तों, हम आज अपने संगम राज्य क्षेत्र का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक जो मैंने आपसे बताया था, संगम राज्य क्षेत्र। संघ से मतलब क्या हुआ था? तो जैसे कि आप लोगों से विचार किया गया, संघ से मतलब क्या था? संघ शासित स्टेट। थोड़ा पुरानी क्लास रिवीजन कर रहा हूँ। संघ शासित, संघ शासित से मतलब क्या था? संघ शासित कहिए या फिर उन्हें केंद्र शासित भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और राज्य से मतलब क्या होगा? यहाँ पर राज्य से मतलब क्या था? पूर्ण राज्य। यहाँ पर यानी कि इन केंद्रशासित स्टेटों का निर्माण और भारत में वर्तमान में जितने भी पूर्ण राज्य, इनका निर्माण कब, कहाँ, कैसे कैसे हुआ, इस पर टॉपिक क्या है? तो संगम राज्य क्षेत्र। जैसे पहला टॉपिक मैंने आपसे बताया था, इस टॉपिक को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या था? कि रियासतें। रियासतों से ए, ब, स और द का बनना। दूसरा टॉपिक होगा ए, ब, स और द से 14 पूर्ण राज्य और प्लस 6 केंद्र शासित स्टेटों का बनना। और तीसरा टॉपिक होगा 14 पूर्ण राज्य प्लस 6 केंद्र शासित स्टेटों से। अट्ठाईस पूर्ण राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्यों का बनना। ये लास्ट क्लास में बताया था कि 14 पूर्ण राज्यों, 6 केंद्र शासित राज्यों से 28 पूर्ण राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्य का बनना। हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रियासतों से अ, सैदा का बनना पढ़ लिया था भाई। आज हम पढ़ते हैं क्या? तो रियासतों से 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का बनना। ध्यान देंगे भाई। टॉपिक का नाम है ए, ब, स और द से 14 पूर्ण राज्य प्लस 6 केंद्र शासित स्टेटों का बनना। तो अ, से 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का बनना। अब हुआ क्या? रियासतों को तोड़ मरोड़ कर या रियासतों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री पीटी नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल जी की मदद से पहली बार भारत में 4 स्टेटों का निर्माण कर दिया। और उन 4 स्टेटों का नाम क्या रखा गया? अ, ब, स और द। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि चलो समस्या खत्म हुई कि स्टेटों का निर्माण तो हो गया, इनके भारतीय संघ का निर्माण हुआ। लेकिन भाई आप विश्वास करना, अ, ब, स, द के बनने के बाद समस्या स्टार्ट हुई थी। क्या स्टार्ट हुई? अ, ब, स, द। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये भारत के 4 स्टेट थे भाई। ये हमारा भारत, ये भारत था भाई। इस भारत में क्या हुआ? तो 4 स्टेटों का निर्माण हुआ। यानी कि इस पूरे के पूरे भारत में जो रियासतें फैली हुई थी, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके एक संघ में स्थापित कर दिया गया। और उन सारी की सारी रियासतों को 4 अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया। और उनका नाम क्या रखा? मान के चलिए ये वाला क्षेत्र रख दिया ए, ये वाला क्षेत्र रख दिया ब, और ये वाला क्षेत्र रख दिया स, और नीचे का टॉपिक रख दिया क्या? द। इस तरह के भारत में सभी रियासतों को मिलाकर ये 4 स्टेटों का निर्माण हुआ। अब समस्या अब उत्पन्न हुई। समस्या क्या उत्पन्न हुई? जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पर इस ब क्षेत्र में अलग अलग भाषाई लोगों के अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। अब जिनकी जनसंख्या ज्यादा, जिनकी भाषाई जनसंख्या ज्यादा, उन लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर स्टेटों की मांग करनी स्टार्ट कर दी। पीटी नेहरू बड़ा परेशान। पीटी नेहरू ने सोचा पता नहीं कैसे कैसे करके तो 4 स्टेट बनाए थे, अब फिर स्टेट बनाने पड़ेंगे।
यानी कि समस्या क्या उत्पन्न हुई, 4 स्टेट ऐबे बनने के बाद ये जो 4 स्टेट बने थे, अब इन स्टेटों में जो अलग और ज्यादा अधिक भाषा के लोग रहते थे, उन्होंने भाषा के आधार पर स्टेटों की मांग करनी स्टार्ट कर दी। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। जिन लोगों के जिस भाषा के लोग अधिक रहते थे, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए अपनी भाषा के आधार पर स्टेटों को निर्माण करने की मांग करनी स्टार्ट कर दी। जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या था, तो यहाँ पर बैच क्षेत्र में मराठी लोगों के यानी मराठी लैंग्वेज के लोगों ने मांग करनी स्टार्ट कर दी। बैच क्षेत्र में जो था तेलुगु लैंग्वेज के लोगों ने मांग करनी स्टार्ट कर दी। और ध्यान रखना, भारत में सबसे पहली बार और सबसे अधिक पुरजोर कोशिश कहां पर होती थी, तो दैच क्षेत्र में, जहां पर तेलुगु भाषा के लोग जो थे अपनी भाषा के आधार पर स्टेटों की मांग कर रहे थे। ये दो क्षेत्र थे जहां पर सबसे अधिक भाषा के आधार पर स्टेटों की मांग हो रही थी। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है, कुछ किताबें ऐसा भी बोलती हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती थी कि भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण हो जाए, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस बात को वो ओपन नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधारों पर स्टेट की मांग होने लगी, तो उन्होंने क्या काम करा, पहली बार भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण किया जाए या ना किया जाए, इस चीज के लिए उन्होंने पहली बार एक समिति का गठन किया। ध्यान रखना, जब अलग अलग भाषा के आधार पर स्टेटों की मांग होने लगी, तो मजबूरीवश पीटी नेहरू ने भाषा के आधार पर पहली बार एक समिति का गठन किया। और समिति कब बनी, तो 27 नवंबर 1947 को पहली बार एक समिति का गठन किया गया। भाई किसके द्वारा, तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उस समय पर हमारे पीएम कौन थे, मिस्टर पीटी नेहरू। इन दोनों ने मिलकर भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण किया जाए या न किया जाए, उसके लिए 27 नवंबर 1947 को एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था धर समिति। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण किया जाए या ना किया जाए, उसके लिए बनने वाली सबसे पहली समिति कौन सी थी, धर समिति। कब बनी, 27 नवंबर 1947 को। 27 नवंबर 1947 को बनी। और ये धर समिति क्या थी, ये जो था, इसका जो अध्यक्ष था, उस अध्यक्ष का नाम था मिस्टर एस.के. धर। और धर समिति, इस अध्यक्ष के नाम पर इस समिति का नाम क्या रख दिया गया, धर समिति नाम रखा गया। क्लियर हुआ। तो भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण करने के लिए बनने वाली सबसे पहली समिति कौन सी थी, धर समिति। कब बनी, 27 नवंबर 1947 को। और एसके धर समिति से ये कहा गया कि जिस तरह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पर स्टेटों की मांग हो रही है, आप इस बात की जांच कीजिए, क्या भाषा के आधार पर स्टेट बनाने उचित होंगे या नहीं। यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए, इस बात की जांच की जाए। धर समिति के जितने भी सभी सदस्यों ने मिलकर पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर इस बात की जांच करने का प्रयास किया कि क्या भाषा के आधार पर स्टेट बनाए जाने चाहिए। और फिर क्या हुआ, 10 दिसंबर 1948 को आपकी धर समिति ने 56 पृष्ठ की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट में उन्होंने कहा, क्या कहा, धर समिति ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट में क्या कहा कि मेरे भाई, भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट का निर्माण नहीं होना चाहिए। यानी कि भाषा के आधार पर स्टेटों की बात को नकार दिया गया धर समिति के आधार पर। उन्होंने कहा किसी भी पर्टिकुलर भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण नहीं होना चाहिए। अरे एक बात मान के चलो भाई, ये हमारा भारत, जल्दबाजी में ऐसे बनेगा भाई। अगर हम बात करें भारत, ये भारत है, और इस भारत में मैं कहूं कि इस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा मराठी लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, और मराठी लैंग्वेज के लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण कर दिया। तो जिस भाषा के आधार पर स्टेट बना, तो क्या उस भाषा का वर्चस्व नहीं रहेगा, सबसे ज्यादा उसी भाषा का वर्चस्व रहेगा।
और आज अगर आपने किसी भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण कर दिया तो कल को उसका हवाला देते हुए दूसरे भाषा के लोग भी तो कह सकते हैं कि हमारी भाषा के आधार पर भी स्टेट बनाओ। भैया इसका क्यों बना दिया, जब इसका बनाया तुम्हारा भी बनाओ। इस चीज को दिमाग में रखते हुए धर समिति ने 10 दिसंबर 1948 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें कहा कि भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर स्टेट का निर्माण किया जाए। प्रशासनिक सुविधा से मतलब क्या है, अगर कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको कंट्रोल करने में असमर्थता आ रही है या उसको कंट्रोल करने में कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करने के उद्देश्य से उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो। तो यहां पर क्या कहा, 10 दिसंबर 1948 को धर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उसने भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट का निर्माण ना करने का सिफारिश की और कहा कि भाषा के आधार पर ना बनाकर स्टेटों का निर्माण किस पर किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कीजिए। मतलब अगर क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको कंट्रोल करने में, उसका प्रशासन करने में, उसका शासन करने में किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो ऐसी स्थिति में उसका स्टेट डिवाइड किया जाए, ना कि भाषा के आधार पर। था पूरी की पूरी धर समिति की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया। पूरे भारत में इस बात की रिपोर्ट जारी हो गई कि किसी भी भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण नहीं होगा। और रिपोर्ट जारी होने के बाद तो लोगों ने और आतंक उतारना स्टार्ट कर दिया। तब कहा जाता है, यहां तक कि ये आरोप भी लगने लगे कि धर समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो गलत है। मजबूरीवश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पीटी नेहरू को इसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए किसके लिए, तो धर समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए दिसंबर 1948 में ही उन्होंने एक 3 सदस्यीय, क्या कहा, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। और वो 3 सदस्यीय समिति कौन सी थी, तो मेरे भाई JBP समिति। क्वेश्चन क्या आएगा कि भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण करने के लिए बनने वाली सबसे पहली समिति कौन सी थी, धर समिति। धर समिति की जांच करने के लिए या भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण करने के लिए बनने वाली दूसरी समिति कौन सी थी, तो JBP समिति। मैंने कहा ये 3 सदस्य थे और इन 3 सदस्यों के नाम पर ही इसको नाम क्या दिया गया, JBP। जैसे जे बराबर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, बी बराबर से वल्लभ भाई पटेल, और पी बराबर थे पटाभी सीतारमैया। इन 3 सदस्यों के नाम पर ही इस समिति का नाम JBP समिति रखा और इनसे सिफारिश रखी गई है, इनसे काम सौंपा गया कि जो धर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट का निर्माण नहीं किया जाएगा, आप इसकी जांच कीजिए, क्या भाषा के आधार पर स्टेट बनाने उचित होंगे या नहीं होंगे। आपकी JBP समिति ने घूम घूम कर इस बात की जांच करी और जांच करने के बाद 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 को आपकी धर समिति की रिपोर्ट की जांच करने के बाद JBP समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और रिपोर्ट में उन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट का निर्माण नहीं होना चाहिए। यानी कि JBP समिति ने भी यही रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही स्टेट का निर्माण किया जाए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही स्टेट का निर्माण किया जाए। लेकिन मेरे भाई आपकी JBP समिति ने एक पॉइंट और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाषा के आधार पर, पहले तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर किसी स्टेट का निर्माण करना उचित होगा ही नहीं, यानी कि धर समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट बिल्कुल सही है, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही स्टेट का निर्माण होना चाहिए। बट मेरे भाई इन्होंने एक बात जोड़ दी, उन्होंने कहा कि अगर भारत की बहुत अधिक जनसंख्या या अधिक जनसंख्या से संबंधित, यानी एक जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे लोग अपनी भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण करते हैं, तो देश की एकता,
और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण कर देना चाहिए। देखिए ये वाला पॉइंट फंसा है। उसने कहा कि किसी भी भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर स्टेट बनने चाहिए। बट यदि एक ही भाषा से संबंधित बहुत अधिक व्यक्ति अपनी भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण करते हैं तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार चाहे तो भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण कर सकती है। मतलब अरे मेरे भाई, अगर भारत की बहुत अधिक जनसंख्या अपनी किसी डिमांड करेगी भारत सरकार से और भारत सरकार अगर उसकी डिमांड को या उसकी मांग को नहीं मानेगी तो सीधी सी बात है ये लोग झगड़ा करेंगे, जगह जगह पर आगजनी होगी, तो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे लोग अपनी भाषा के आधार पर स्टेट की मांग करते हैं तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को स्टेट का निर्माण कर देना चाहिए। और ये पॉइंट जो था, इस पॉइंट को भी मतलब शो कर दिया गया कि इस तरह की सिफारिश उसने की है। इस सिफारिश का क्या प्रभाव पड़ा? इस सिफारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा कहां पर? तो एक क्षेत्र हुआ करता था मद्रास। जब रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई तो रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद क्या हुआ, यहां पर इस क्षेत्र में हमारे यहाँ एक क्षेत्र पड़ता था, उसका नाम था मद्रास प्रांत। इस मद्रास प्रांत में क्या हुआ, मद्रास प्रांत में सबसे अधिक कौन सी लैंग्वेज के लोग रहते थे? तो तेलुगु लैंग्वेज के लोग थे। और भारत में सबसे पहली बार भाषा के आधार पर यही लोग मांग कर रहे थे, यानी कि मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। और उस स्टेट की मांग करने वाले सदस्यों में प्रतिनिधि कौन था? तो उसका नाम था पोटा श्री रामलू। ये पोटा श्री रामलू जो कि मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषा के आधार पर अलग स्टेट की मांग कर रहा था। और जब पोटा श्री रामलू ने जेबीपी समिति की रिपोर्ट को देखा और उसमें उस पॉइंट को देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार चाहे तो स्टेट का निर्माण कर भी सकती है, तो इस पोटा श्री रामलू ने क्या काम करा? भूख हड़ताल कर दी भाई। और भूख हड़ताल भी कितनी? तो 56 दिन की। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटा श्री रामलू चल बसे। यानी कि इन्होंने भूख हड़ताल करी और भूख हड़ताल के 56 दिन बाद, भूख हड़ताल के 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटा श्री रामलू की मृत्यु हो गई। पोटा श्री रामलू की मृत्यु का यह प्रभाव पड़ा कि पूरे के पूरे मद्रास प्रांत में लोगों में हाहाकार मच गया। इन लोगों ने पहले से अधिक पुरजोर कोशिश स्टार्ट कर दी कि भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण किया जाए। चारों तरफ आगजनी हुई, लूटपाट हुई, लड़ाई झगड़े हुए। इस चीज से बचने के लिए भारत में पहली बार इस मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषा के आधार पर एक स्टेट बना दिया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश। फ्रॉम किससे काट के बना? फ्रॉम से मतलब वो किससे काट के बना? तो कौन सा प्रांत है मेरे भाई? मद्रास प्रांत। फोर से मतलब कौन सी लैंग्वेज के आधार पर बना? तो लैंग्वेज कौन सी थी? तेलुगु लैंग्वेज। तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर कब बना? तो 1 दिसंबर 1953 सॉरी 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास प्रांत से काट के बना, तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर बना और इसकी राजधानी घोषित कर दी गई। क्या थी? तो मेरे भाई इसकी पहली राजधानी थी कर्नूल। दिस इज फर्स्ट राजधानी ऑफ किसकी है? तो आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कर्नूल थी जो 1953 से लेकर 1956 तक रही। और 1956 में इसकी राजधानी चेंज करके क्या कर दिया गया? हैदराबाद। 2 जून 2014 को, डेट है 2 जून 2014 को आपके इस आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया स्टेट बना दिया गया। नाम क्या था? तेलंगाना। जब 2 जून 2014 को भारत में एक नई स्टेट का निर्माण कर दिया गया तो उसी समय पर निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज की जाएगी। और आपने हाल फिलहाल में ही सुना होगा आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या होती है? तो उसकी राजधानी क्या है?
अमरावती। अमरावती राजधानी कैसी है? तो मेरे भाई ये एक विधायी, कौन सी है? विधायी राजधानी है। विधायी राजधानी मतलब क्या है? यहाँ के विधानमंडल कहां पर है? अमरावती में। यहां पर आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी घोषित की गई भाई। आज वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होती हैं भाई, ध्यान दीजिए। पहला स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। फ्रॉम किससे काट के बना? तो मद्रास प्रांत से काट के बना। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना। कौन सी लैंग्वेज के आधार पर? तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर बना। फर्स्ट राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? करनूल इसकी फर्स्ट राजधानी थी। सेकंड राजधानी क्या बनी? तो हैदराबाद। वर्तमान राजधानी क्या है? तो वर्तमान में इसकी 3 राजधानियां होती हैं। सबसे पहली क्या होगी? विधायी, दूसरी होगी कार्यकारी और तीसरी होगी न्यायिक। ये 3 राजधानियां हैं। न्यायिक से मतलब क्या है? न्यायिक राजधानी हमेशा वहां होती है जहां पर उस स्टेट का हाई कोर्ट होता है। इसका हाई कोर्ट कहां पर है? तो कहां पर है? करनूल में। तो इसकी न्यायिक राजधानी क्या बना दी? करनूल बना दी। इसकी विधायी से मतलब क्या है? यहाँ की विधानमंडल कहां पर स्थित है? तो विधायी राजधानी किसको बना दिया गया? तो विधायी राजधानी बनी है अमरावती। और तीसरी कार्यकारी राजधानी कौन सी है? कार्यकारी राजधानी कौन सी बनी है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना। कौन से स्टेट से काट के बना? तो मद्रास प्रांत से काट के बनाया गया। कौन सी लैंग्वेज के आधार पर बना? तो तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया। फर्स्ट राजधानी क्या थी? करनूल। सेकंड राजधानी हैदराबाद। वर्तमान में 3 राजधानियां हैं। विधायी राजधानी अमरावती है, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है और न्यायिक राजधानी क्या है? तो उसकी करनूल है। तो अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था? ये था। जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, यानी कि भाषा के आधार पर पहली बार स्टेट का निर्माण हो गया, तो सीधी सी बात है, जब एक स्टेट बना तो दूसरे स्टेटों ने भी मांग करनी स्टार्ट कर दी भाई। ये बन कौन सा गया? ये क्या था? आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश बन गया भाषा के आधार पर, अब क्या हुआ? दूसरे सभी भाषा के लोगों ने भी मांग करनी स्टार्ट कर दी कि जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो चुका है तो हमारा भी भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण किया जाए। यानी कि पहली बार क्या हुआ? यहां पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्य बन चुके थे ए, ब, से और द के रूप में, क्योंकि बन चुके थे तो राज्य बन चुके थे। अब क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाई पुनर्गठन मतलब क्या? पुनर्मिश्रण, दोबारा गठन किया जाए। दोबारा किनका? जिनको आप ए, ब, से, द के रूप में पहले स्थापित कर चुके हैं, इनको दोबारा से गठित किया जाए। तो भारत में सबसे पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या कहा? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया? 29 दिसंबर 1953। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और ये 3 सदस्य इसमें उसके हुआ करते थे। 3 सदस्य आयोग था। सबसे पहले थे डॉक्टर फजल अली, दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था के.एम. पाणिकर और तीसरे व्यक्ति थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्य आयोग था। यहां पर फजल अली आयोग को इसका अध्यक्ष कहा जाता है, इसीलिए इनके नाम पर इस आयोग का नाम क्या है? तो इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इनसे कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, मतलब जो हम लोग इससे पहले ए, ब, स और द बन चुके हैं, इनका दोबारा से गठन किया जाए। 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कब करी? तो 30 दिसंबर
1955 को। 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट प्रस्तुत करी और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में बनने वाले ये अवैध को खत्म किया जाए और पहली बार भारत में 16 पूर्ण राज्य और प्लस 3 केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण किया जाए। इन्होंने सिफारिश करी कि अवैध को तो खत्म करो और अवैध के स्थान पर 16 पूर्ण राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया जाए। बट भारत सरकार ने इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसमें फेरबदल करा और फेरबदल करने के बाद 16 के स्थान पर 14 पूर्ण राज्य बनाए और 3 के स्थान पर 6 केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण किया गया। अरे भाई, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का बनना। कहां पहुंच गए? यहां पर। किस चीज को खत्म करा? अवैध। टॉपिक क्या था? अवैध के स्थान पर 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया जाए। खत्म करने का निर्णय लिया और उनके स्थान पर 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया। वो 6 केंद्र शासित राज्य और पूर्ण राज्य कौन कौन से थे? अगला टॉपिक होगा कि वो 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से थे। यह आपका थोड़ा सा होमवर्क होगा, आप सर्च करके लाएंगे कि 14 पूर्ण राज्य और वो 6 केंद्र शासित राज्य कौन से थे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों के विषय में बात करें।